हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। और इस समय आप एक लंबी सीरीज देख रहे हैं, एक एक करके वीडियोस हम लोग ले आ रहे हैं आपके जितने तरह के डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। और आज का जो डाउट है, आपका फेमस सवाल कि अखबार पढ़ें या ना पढ़ें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान अतुल सर हैं और मनीष सर हैं। अतुल सर की क्लास सुबह 9 बजे आती है द हिंदू हिंदी में ये पढ़ाते हैं, और मनीष सर की क्लास सुबह 7 बजे आती है इंडियन एक्सप्रेस की। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी उससे जुड़े होंगे, जो नहीं जुड़े हैं उससे जुड़ जाइए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। आइए सबसे पहले आप ही से बातचीत शुरू करते हैं, द हिंदू से बातचीत करते हैं। और बातचीत में पहली चीज़ तो यही है, पहला सवाल यही है कि अखबार पढ़ें या ना पढ़ें। चलिए सबसे और इसका जवाब आपको अनबायस्ड तरीके से देना। बिल्कुल अनबायस्ड। और सबसे मुश्किल सवाल आपने सबसे पहले तरीके से सबसे पहले ही पूछा, तो एक शब्द में जवाब है हाँ। मतलब मैं ये मानता हूं कि समाचार पत्र जो पढ़ना जो है वो इस एग्जाम के लिए जो स्किल डेवलपमेंट है उसका हिस्सा है। किसी भी क्लास को आप अटेंड करें, भले वो मेरी क्लास हो या मनीष की क्लास हो या कोई भी और, आप कहीं और किसी और चैनल पे भी आप कोई क्लास कर रहे होंगे, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे चैनल्स पे आती है न्यूज़पेपर की क्लासेस, कहीं और भी आप क्लासेस कर रहे हैं तो वो आपको अखबार के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो पढ़ा रहे हैं, वो समझा रहे हैं। लेकिन अखबार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको, एक शब्द है जिसको हम कहते हैं आबो हवा, जो आपको क्या होता है देश की या दुनिया की हर चीज़ की आबो हवा से परिचित कराती है। जैसे क्योंकि जैसे मैं अपनी क्लास के बारे में बताता हूँ, मेरे को अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है। उस 1 घंटे में मैं न्यूज़पेपर में सबसे काम की 8 या 9 न्यूज़ आमतौर पर निकाल के उनको पढ़ा देता हूँ। तो उसमें मैं बहुत ही टू द पॉइंट, एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है या नियम क्या है, कायदा क्या है, ये सब चीज़ें एक एकेडमिक तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अखबार में क्या होता है, उस पूरे क्षेत्र का, उस पूरे सेक्टर का माहौल क्या है, वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, अगर ये चीज़ आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है पहले 1 आध महीने आपको कुछ ज़्यादा ऐसा फ़ायदा ना लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको हमारी क्लासेस भी बेहतर समझ में आएंगी। तो जो लोग अखबार पढ़ के आते हैं या क्लास के बाद भी अखबार पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस सुबह सुबह होती हैं, तो जो लोग हमारी क्लासेस के बाद भी अखबार पढ़ते हैं उनको हमारी क्लासेस भी बेहतर समझ में आती हैं, क्योंकि अखबार में और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी होती हैं जो शायद यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ऐसी जरूरी नहीं है। वो आपसे यूपीएससी पूछेगा नहीं, लेकिन तब भी उससे क्या होता है, आपको किसी न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो आपको समझ में आता है, जो कई बार हम क्लास में पढ़ा नहीं पाते क्योंकि समय नहीं होता। और हम लोगों को क्लास में थोड़ा यूपीएससी फोकस भी रखना होता है। तो बेहतर ये है कि आप दोनों चीज़ों का संतुलन बनाएं, आप क्लासेस भी अटेंड करें और आप जो है थोड़ा समय निकाल कर, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारा दिन अखबार ही पढ़ते रहें या 2 अखबार 3 अखबार पढ़ें, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन आधा घंटा पौना घंटा आप निकाल कर कोई एक अखबार आप ज़रूर पढ़ें। ये कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर ये सबको रिकमेंड करता हूँ। चलिए, अखबार पढ़ना चाहिए, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उस पर भी थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। जैसे जो लोग अभी अभी अखबार पढ़ना शुरू कर रहे हैं न्यूज़पेपर, उनको किस तरह से टाइम मैनेज करना चाहिए, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ छोड़नी चाहिए, या फिर कैसे सीखना चाहिए कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। तो अब अगला सवाल तो यही है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इसका मोटे तौर पर जवाब हाँ है। बिल्कुल। और शुरुआत में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी, आप 2 टीचर्स हैं हमारे साथ जिनके प्रोग्राम्स ही हैं इसी पर, आप उनसे जुड़ जाइए तो आप सीख भी जाएंगे। कैसे पढ़ें? सर, सबसे पहला, जैसे सर ने भी बोला कि न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो अभी से नहीं है, काफ़ी समय से चल रही है। मतलब ये संचार का वो माध्यम है जो सबसे पहली शुरुआत जो हुई इसी से हुई है, क्योंकि हम पूरा का पूरा आज़ादी का आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें समाचार पत्रों की भूमिका रही, लेखन के जरिए ही सारी चीज़ें, सुविधाएं पहुंचती थी लोगों तक। फिर रेडियो वगैरह आया और आज तो हम टेक्नोलॉजी में आगे पहुंच गए, उसके बावजूद भी आज समाचार उतना ही ज़रूरी है। फिर दूसरा जो हमारा प्रश्न है कि भाई समाचार पत्र में पढ़ा क्या जाए, तो हमारे पास ऑलरेडी सिलेबस है, हमारा पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है, और पाठ्यक्रम को स्टूडेंट्स यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनका कहना है कि भाई आप उसका प्रिंट आउट निकालो और एक एक पॉइंटर आप उसका अच्छे से पढ़ो। वो सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में मिल ही जाती हैं जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। मतलब आप जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक जो एक एक छोटा छोटा सब्जेक्ट है, चाहे वो अभी, जैसे मैं रिसेंटली अगर घटना की बात करूँ, आज ही के न्यूज़पेपर में सिक्किम का एक पूरा का पूरा एनालिसिस आया कि सिक्किम में अभी भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है। अब लैंडस्लाइड से रिलेटेड जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 3 का है। उसमें वो सारे पैमाने बताए गए हैं कि जैसे एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि जिसमें इंडिया का हर साल 2% जीडीपी का खर्च जो है आपदाओं पर होता है, और उसके अलावा जो भूस्खलन है वो सबसे ज़्यादा मृत्यु
उस मतलब भूस्खलन और भूकंप से होती है, सबसे ज़्यादा भारत में आपदाएं बाढ़ से आती हैं। लेकिन वो आर्टिकल जो दिया हुआ है वो आपका कहीं ना कहीं रिलेवेंट कब होगा, जब आप अपने सिलेबस के साथ उसको मैच करोगे। तो जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें जीएस पेपर 3 और 2 सबसे ज़्यादा न्यूज़ इसी से आती है, क्योंकि इतिहास और भूगोल से थोड़ा सा ट्रेडिशनल पार्ट ज़्यादा जुड़ा रहता है। सोसाइटी वाला पार्ट है थोड़ा सा, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जो हमारे समाज से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो एबॉर्शन जैसे मुद्दे हैं, विवाह से जुड़े हुए हैं, तलाक से जुड़े हुए हैं, जैसे फिलीपींस का भी एक मुद्दा बीच में चर्चा में था। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको सिलेबस ही गाइड करता है, और सिलेबस अगर आपको पता है तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। हो सकता है शुरुआती दौर में आपको टफ लगे कि हमें कौन सी न्यूज़ पिक करनी है, लेकिन धीरे धीरे जब आप सिलेबस के साथ इनको मैच करना चालू करोगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, क्योंकि सर 2016 का पेपर चौंकाने वाला था, 55 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे। हालांकि ये हर साल नहीं एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन हम ये सोच लें कि करंट अफेयर जरूरी ही नहीं है इस एग्जाम के लिए, तो फिर तो ये आज की डेट में सही सोचना नहीं होगा, क्योंकि दोनों का आपको थ्योरी है जरूरी, लेकिन थ्योरी के साथ साथ करंट के इतने सारे क्वेश्चंस हैं। क्यों, जैसे मैं साइंस टेक भी पढ़ाता हूं, तो साइंस टेक में जितने क्वेश्चंस आते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं, लेकिन करंट पे थ्योरी आ जाती है। ऐसे हर सब्जेक्ट का अलग अलग एनालिसिस है, तो आपको ये एक बैलेंस बनाकर पढ़ना होगा। तो अगर हम शुरुआत कर रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो फिर क्या करें, कितना टाइम लगाएं उसमें? सर न्यूज़पेपर के लिए एक टाइम बहुत ही ज़रूरी है कि भाई 1.5 घंटे से 2 घंटे से 1.5 घंटा मैक्सिमम मैं कहूँगा, और अगर आप बहुत ही शुरुआत में हैं तो 2 घंटे ले लीजिए, इससे ज़्यादा मत समय इन्वेस्ट करिए। आपका क्या मानना है, कितना समय देना चाहिए? शुरू में एक्चुअली लग जाता है, शुरू में ज़्यादा वक्त लग जाता है। हम सब लोगों ने जब शुरू किया, लेकिन कई लोग 3-3 घंटे लगाए। मतलब मैं अपना ही बता सकता हूँ, जब मैंने पहली बार द हिंदू पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि द हिंदू थोड़ा सा जटिल भी होता है, मतलब द हिंदू ये सबसे आसान समाचार पत्रों में से नहीं है। शुरू में कई सारी बातें उनकी समझ में भी नहीं आती, आप पढ़ते हो तो आपको कुछ खास समझता भी नहीं है कि लिखा क्या है। तो द हिंदू में लग जाता है, 3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको यही बता सकता हूँ अपने अनुभव से ही कि 3 घंटे से भी आप उससे डरिए मत। अगर आपको लग रहा है, कोशिश कीजिए कि आप 2 घंटे में जितना हो गया वो हो गया, छोड़ दीजिए उसके बाद। और उसके अलावा आप ग्रेजुअली अगर आप 1 महीना पढ़ते जाएंगे तो आपका कम हो के 1 घंटे के आसपास हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट टाइम है। 50-55 मिनट, 1 घंटा जो है। नहीं तो ये 3 घंटा जो लगता है, ये 3 घंटा वर्थ है कि नहीं, ये स्टूडेंट को कैसे पता चले? ये लर्निंग फेज है। इसमें क्या होता है, देखिए आप, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब थोड़ा लंबा है कि आप जब अखबार पढ़ते हैं तो आपके अंदर ये स्किल होती ही नहीं है कि आप ये पता कर पाएं क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ नहीं है। क्योंकि अखबार यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं बनता, अखबार आम जनता के लिए बनता है। तो आम जनता को इस बात में बहुत इंटरेस्ट है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब की सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। लेकिन क्या आपके लिए ज़रूरी है? अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर उनकी सरकार रहेगी जाएगी, या कौन किसको समर्थन करेगा, क्या गठबंधन बनेगा, किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, क्या नेगोशिएशन। अभी अगर आप पिछले 1 हफ्ते का हिंदू उठाकर देखें तो मंत्रालयों के नेगोशिएशन की बातचीत उसमें बहुत छपी है। ये सारी आप छोड़ सकते हैं। अब ये सारी बातें एंटरटेनिंग होती हैं, कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको मजा आना शुरू होता है, पढ़ता है और पहले उसको ही पढ़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं कि इसने ये मांगा है, नहीं मिला तो सरकार गिर सकती है। ये सब चीज़ें बड़ा मजा आता है पढ़ने में। तो व्यक्ति आमतौर पे इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और होता क्या है, सामाजिक सर्कल्स में भी यही बातें हो रही होती हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूं तो मुझे बाकी लोगों से थोड़ा सा बेहतर आता है, तो मैं ठीक ठाक पढ़ रहा हूं। लेकिन इसका एग्जाम रिलेवेंस कुछ नहीं है। तो चलिए, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप 2 दिन में सीख सकते हो कि भाई पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, राजनीतिक दलों में जोड़ तोड़, गठबंधन, इन सब की, ये आप छोड़ सकते हो। कई सारी न्यूज़ ऐसी होती है जिनको मैं डिस्गाइज्ड न्यूज़ कहता हूँ, जो आपको लगती इंपॉर्टेंट है लेकिन होती नहीं है। जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल देता हूँ। हर महीने भारत में इन्फ्लेशन का डेटा आता है, हर महीने आता है, ये नियम है। हर महीने भारत में मुद्रास्फीति पिछले महीने कितनी रही, खाद्य पदार्थों की कितनी रही, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी रही, शहरी क्षेत्रों में कितनी, जितने भी हमारे आपके सीपीआई, डब्ल्यूपीआई जितने हैं, सबकी मुद्रास्फीति आपको हर महीने डेटा रिलीज होता है। अब अखबार में छपा कि पिछले महीने भारत में खाद्य पदार्थों के दाम जो है इतने बढ़े ग्रामीण क्षेत्रों में। ये सुनने में इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको लग रहा है यूपीएससी टाइप का है ये, तो सुनने में एक बिगिनर को ऐसा लगेगा, बिगिनर नहीं, जो लोग काफ़ी गंभीर और सीरियस और सीनियर बच्चे होते हैं उनको भी लगता है कि ये तो काम की चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका एग्जाम कल तो है नहीं, आपका एग्जाम जो है वो तो 1 साल बाद होने वाला है। तो 1 साल बाद तो ये न्यूज़ 12 बार छपेगी, तो आप कौन कौन से महीने का याद रखोगे? ऐसे ही भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा छपता है, भारत के आयात और निर्यात का डेटा छपता है हर महीने, और इस पर हिंदू संपादकीय लिखता है, क्योंकि काम फिर वही बात है कि हिंदू
यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं बना है, वो बना तो आम लोगों के लिए है। तो हिंदू के लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, हिंदू के पाठकों के लिए भी ये बात जरूरी है कि भाई पिछले महीने भारत के आयात सेक्टर ने कैसा किया, निर्यात सेक्टर ने कैसा किया। लेकिन क्या एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये जानना जरूरी है कि अप्रैल में हमारा आयात कितना था, जून में हमारा आयात कितना होने वाला है, मई में हमारा? कोई जरूरत नहीं है। आप वार्षिक डेटा देख सकते हो, सालाना डेटा आपको हम एसआईपी में पढ़ाएंगे ही, वो तो आपको हम बताने ही वाले हैं। जब आपका हम प्रीलिम्स के पहले क्रैश कोर्स कराएंगे उसमें आपको हम बताने वाले हैं कि इस साल हमारा आयात निर्यात का डेटा ये रहा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे जो हैं वो ये शुरुआत में ज्यादा समय इसलिए लग जाता है, एक तो आप एंटरटेनिंग न्यूज की तरफ चले जाते हो, वो ह्यूमन नेचर है। दूसरा, जो न्यूज आपको आपके एनालिसिस के हिसाब से काम की लगती है, बोरिंग होती है ये न्यूज। जो डेटा आता है इन्फ्लेशन का, और ये मेरे को भी बोरिंग लगता है। मैं टीचर हूं, मेरे को भी बोरिंग लगता है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट 8% बढ़ गया, स्टील में 6% नीचे गिर गया, लेकिन ये आपके किसी काम का नहीं है। हालांकि मैं इनको नोट करता हूं क्योंकि मैं फिर देखता हूं कि सेक्टर कैसा चल रहा है, लेकिन वो काम छात्र को नहीं करना है, वो काम विद्यार्थी को नहीं करना है। तो इसीलिए विद्यार्थी में ये स्किल जो है, ये शुरुआत के कुछ महीने तक तो डेवलप होना लगभग असंभव है कि आप जो है क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो अगर आप खुद से बिना किसी गाइडेंस के अखबार पढ़ेंगे तो आपको 3 घंटे लगने वाले, कोई तरीका ही नहीं है कि आपको ना लगे। उसके लिए बेहतर तरीका यह है कि आप किसी टीचर की क्लास करें। जैसे मान लीजिए आपने मनीष की क्लास की या मेरी क्लास की, जो आर्टिकल्स हमने पढ़ाए आप उन्हें ही पढ़ लीजिए। एक सही तरीका यह है। तो आपको, और एक बार आप ये भी देख लीजिए कि क्या क्या इन सर ने नहीं पढ़ाया। उसके बाद कई बार हम लोगों से पूछा जाता है, जैसे मेरे को बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, सर आपने ये वाला आर्टिकल क्यों नहीं पढ़ाया। तो मैं उसको फिर जस्टिफाई करता हूं कि यार अभी, जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अब जैसे प्रधानमंत्री G7 की यात्रा पर अभी गए हैं, मेरे ख्याल से कल गए, आज गए हैं, आज कल गए, तो आज से मीटिंग शुरू हो जाएगी वहां पर। अब G7 में क्या क्या हो सकता है, इसको लेकर आर्टिकल्स छप रहे हैं कि ये हो सकता है, भारत को ये कहना चाहिए। अब ये अच्छी बात है, ये अच्छे आर्टिकल है। बजट टाइम पे ऐसा बहुत आता है, जब वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली होती हैं, उसके 15 दिन पहले से केवल यही छपता है कि कपड़ा सेक्टर की क्या मांगे हैं, कपड़ा सेक्टर में वो क्या करेंगी, कृषि सेक्टर के लिए वो क्या कर सकती हैं, आयकर में वो क्या बदलाव कर सकती हैं, वगैरह वगैरह। अब मैं अपनी क्लास में हमेशा ये बोलता हूं कि क्या हो सकता है, ये पढ़ने से अच्छा जब हो जाएगा तभी पढ़ लेंगे ना यार। अभी प्रधानमंत्री G7 की मीटिंग खत्म करके वापस आ जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा। सही तो हमको ये संभावित, ये हो सकता है वाले आर्टिकल जो है, इनको भी छोड़ना होता है। ये एज अ टीचर मैं पढ़ता हूं, क्योंकि मैं एक उससे एक जो मैं कॉन्टेक्स्ट बोल रहा था, मैं कॉन्टेक्स्ट बना पाता हूं कि अच्छा ये होने की उम्मीद थी और कितना हुआ। लेकिन ये एक विद्यार्थी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि कोई विद्यार्थी इस बात को समझ पाए कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना। तो बेहतर तरीका शुरुआत में यह है कि आप क्लास अटेंड करें, और क्लास के साथ आप शुरू में ये कोशिश करें कि आप ये देखें कि जो क्लास में पढ़ाया गया आप उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ लें, और साथ में ये भी देख लें कि क्या नहीं पढ़ाया गया, बस एक बार नजर डाल लें ताकि आपको ये समझ पाएं कि क्या छोड़ा जा रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी मे बी 1 महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में विकसित होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कई बार क्लासेस में मैं ये रीजन बताता हूं, जब मैं अपनी क्लास की शुरुआत में मैं बच्चों को पूरा अखबार भी दिखाता हूं कि ये आज का द हिंदू है, और मैं बताता हूं कि देखो ये आर्टिकल मैं कवर करूंगा, ये मैं कवर नहीं करूंगा, ये मैं इसलिए कवर नहीं करूंगा। ये मैं बताता हूं कि राजनीतिक है, इसको छोड़ देते हैं, या फिर ये जो है अभी पिछले हफ्ते हमने कवर किया था उसी को दोबारा छाप दिया गया है तो इसलिए इसको कवर नहीं करेंगे, या फिर ये संभावित आर्टिकल है कि बजट में ये आ सकता है, जब आ जाएगा तब पढ़ेंगे। तो ये एनालिसिस जो है ये अपने आप में जरूरी एनालिसिस है, और इसकी जब तक आप में स्किल विकसित ना हो तब तक आप पूरा अखबार ना पढ़ें, वो ज्यादा जरूरी है। ये मतलब इंपॉर्टेंट है मेरे विचार में। और एक सवाल ये कि भाई 2 अखबार हैं आजकल, दोनों यूपीएससी के एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं, हिंदू भी और इंडियन एक्सप्रेस भी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एक कन्फ्यूज़न भी पैदा हो गया है कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों कवर करना है या किसी एक को कवर करना है। तो इस कन्फ्यूज़न किससे कैसे निजात मिलेगा? सर कन्फ्यूजन जो है उसी में अभी हम लोगों ने आंसर्स जो किए कि अगर हमें 3 घंटे पढ़ना है तो अगर हमने 2 न्यूज़पेपर उठा लिए तो दिन के आधे जो एक्टिव आवर्स हैं आपके वो तो न्यूज़पेपर में ही चले जाएंगे, और फिर आपको थ्योरी भी पढ़नी है। तो अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहोगे और वो भी 2-2 न्यूज़पेपर, तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाएगा, और आप जो ये साल भर 1.5 साल जो लगता है पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में, आप उस स्टेज तक पहुँच ही नहीं पाओगे। दूसरा, हमारी जो ऑडियंस है सर वो है हिंदी बेल्ट की, और हिंदी बेल्ट के लिए ये दोनों ही न्यूज़पेपर और ज़्यादा टफ हो जाते हैं कि पहले आप उस न्यूज़पेपर को उठाओ,
फिर आप डिक्शनरी उठाओ या गूगल करो बहुत सारे वर्ड्स, और फिर उसका कॉन्टेक्स्ट समझो। उसको करने में मुझे लगता है कि अभी जो शुरुआती दौर पे जो स्टूडेंट होगा वो 8 घंटे तो 2 न्यूज़पेपर में ही निकाल देगा, और फिर 8 घंटे बाद लगेगा आपको कि आपने काफ़ी पढ़ा है, बट वो एक्चुअल में सफिशेंट नहीं है इस तैयारी के लिए। तो आप सबसे पहली चीज़ है, आप जिस भी न्यूज़पेपर की लैंग्वेज के साथ अच्छे से कंफर्टेबल हो गए, सहज हो गए, आप उसको चूज़ कर लीजिए, या आप जिस भी टीचर्स की भाषा समझ पा रहे हैं, उसका समझाने का तरीका समझ पा रहे हैं, उसके साथ आप यूज टू उसके हिसाब से कर लीजिए। हाँ, तो एक ही पढ़िए, क्योंकि उसमें समय भी निर्धारित रखिए, क्योंकि आपको थ्योरी भी पढ़नी है, और इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी मांग थ्योरी है। और जैसे सर एक केक होता है, तो केक पे जो चेरी होती है वो है न्यूज़पेपर, कि इसको पॉलिश कर देता है इंसान को, बट आपका बेस ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए मैं एकदम इनिशियल लेवल पर हूँ, एक प्रॉब्लम और आती है ना, कि जैसे मैंने अभी तैयारी शुरू ही की है और इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है, और कोई आर्टिकल आया है इकोनॉमी से रिलेटेड, मैंने पढ़ा, उसमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल। तो फिर उस पढ़ने का कोई मतलब है, या अभी के लिए स्किप कर दें? शुरू में पढ़ते जाइए, मतलब मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आप जो है आराम से उसको तब भी पढ़ते जाइए, आप बस एक बार उसको फैमिलियर होते जाइए। हाँ, फेमिलियर होते जाइए। शब्दावली जो है वो आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपको बेहतर समझ में आना शुरू होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम लोग अपने दिमाग में ज्यादा बड़ी कर लेते हैं, उतनी बड़ी है नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर कहीं लिखा आया कि इस बार जैसे आरबीआई ने अभी सरकार को बहुत सारा डिविडेंड ट्रांसफर किया, तो ये कहा जा रहा है कि अब जो निर्मला सीतारमण जी जुलाई में बजट पेश करेंगी, उसमें वो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रिवाइज कर सकती हैं। जो राजकोषीय घाटा है उसका टारगेट वो रिवाइज करके और नीचे कर सकती हैं। सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगा, सुनने में काफी जटिल लगा, लेकिन सिंपल सी बात है कि भैया आपको कहीं से थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, तो आपको जो लग रहा था आपको घाटा होगा, वो आप कह सकते हो कि इतना घाटा नहीं होगा, थोड़ा कम घाटा होगा। एक ही शब्द है इसमें टेक्निकल, राजकोषीय घाटा। अगर आप इसको सिंपली गूगल में भी डाल देंगे कि राजकोषीय घाटा, तो वो आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन तो बता ही देगा कि बेसिक परिभाषा क्या है। कि राजकोषीय घाटा, अगर मैं एकदम बेसिक तरीके से बोलूं तो आपको जितना ऋण लेना होता है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। ये राजकोषीय घाटा है और कुछ नहीं है। तो अगर आप शब्दावली के डर से कि भाई बहुत जटिल शब्दावली है तो मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, तो फिर शब्दावली तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी मिलेगी। आज की तारीख तक मुझे हर हफ्ते न्यूज़पेपर में कम से कम एक शब्द ऐसा मिलता है जिसका मतलब मुझे नहीं पता होता, इतने सालों के बाद भी। तो लेकिन वो तरीका है, वो शब्द मिलता है तो मैं ढूंढता हूं कि भाई ये क्या है, इसका मतलब क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खास तौर पे कि आपको ऐसी कई सारी चीजें मिलती हैं जो नहीं पता होती, क्योंकि उससे हमारा बहुत एक्टिव टच नहीं है, तो हम ढूंढते हैं कि उसका क्या मतलब है, उसके बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। तो आपको छात्र के तौर पे, विद्यार्थी के तौर पे उतनी रिसर्च की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस शब्दावली से आप अगर बहुत बेसिक तरीके से भी फेमिलियर होते जाएंगे, आप थोड़ा सा परिचित होते जाएंगे, तो जब आप उसको एक्चुअली पढ़ेंगे, जब आपको मान लीजिए इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ाऊंगा या कोई और पढ़ाएगा कि यह राजकोषीय घाटा होता क्या है, तब आपने पीछे का जो ज्ञान एकत्रित किया है वो सब आपके काम आएगा। तो ये मेरा ये मानना है कि ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी है नहीं, जिसको हम दिमाग में ज्यादा बड़ा बना लेते हैं कि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, 100 शब्द थे, एक ही तो नहीं समझ में आया, बाकी 99 तो समझ में आ ही गए। उस एक को गूगल कर सकते हैं। ऐसा अब तो इंटरनेट इतना आसान है। हमारे समय में दिक्कत थी, इंटरनेट नहीं होता था, अब तो इंटरनेट इतना आसान है, सबके पास है, उस एक शब्द को आप गूगल कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि केवल कठिन शब्दों के कारण आप ना छोड़ें, ये मैं तो यही कहता हूं। मतलब ठीक है। और अगर एक शुरुआत में तैयारी करते हुए मैं अगर चाहूँ कि मुझे ठीक है, अब पढ़ना तो आ गया है न्यूज़पेपर, अब मुझे 1 घंटे का ही टाइम लगता है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें से नोट भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं किसी टीचर का वीडियो देख लूँ। सर इसमें ये जो सबसे बड़ा एंगल है कि कोई भी जो टीचर पढ़ा रहा है वो ऑलरेडी सब्जेक्ट को भी पढ़ चुका है, और जैसा अतुल सर ने अभी इस चीज़ का जिक्र किया कि हम लोग जब न्यूज़पेपर उठाते हैं तो हमको 3 घंटे लगते हैं रोज़ाना, लेकिन हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो वही चीज़ हम समराइज़ करके 1-1.25 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। क्योंकि हम सबसे पहले जब, जैसे मैं न्यूज़पेपर स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग में 4 बजे, तो मैं 4 से 5 बजे तक मेरा यही प्रोसेस होता है कि मैं न्यूज़ को पढूं, उसके बाद मुझे लग रहा है ये रिलेवेंट है तो ही मैं उस आर्टिकल को पिक करूं, नहीं तो उसके बाद कि उससे कुछ बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं निकला है, 4 दिन पहले भी ये आर्टिकल हुआ था, इसके 2-3 पॉइंटर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे कई बार होता है। तो अब जैसे कि आज के ही न्यूज़पेपर में जैसा मैंने कवर किया था कि कुवैत में अभी एक फायर इंसिडेंट हुआ था जिसमें इंडियंस माइग्रेशन लेबर जो थे वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। अब वो इंसिडेंट 3 दिन पहले आया था, तब जब आया था तब उसमें ये दिया हुआ था कि इतना कैजुअलिटीज़ हो गई, इतने लोग मर गए।
बट आज एक एडिटोरियल में ये बताया गया कि भाई इंडिया से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं और उनको जो वहाँ पर रहने की सुविधाएं हैं या जो भी एक मूलभूत सुविधा होती है वो नहीं दी जाती हैं। जब इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं तो फिर भारत सरकार भी जागती है, फिर वो देश भी जागते हैं। जैसे कुवैत के अंतर्गत ये डेटा है कि वहाँ की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें 30% इंडियंस है, अच्छा, और 30% इंडियंस होने के बावजूद उनको वर्किंग कंडीशंस नहीं मिल रही हैं। 21% पॉपुलेशन वहाँ पर इंडियंस माइग्रेट होती जा रही है, मतलब उनकी पॉपुलेशन का 20% आज इंडियंस वहाँ पर किसी ना किसी कार्य में है और 30% तो वर्किंग पॉपुलेशन में ही। तो ये जो डेटा था कि इसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि कनाडा में जैसे माइग्रेशन हो रहा था, अभी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने जिस तरीके से सैंक्शंस लगाया है कि अब भारतीय छात्रों को उन्होंने लिमिट कर दिया है। तो अब यहाँ पर दूसरा सवाल भारत सरकार से भी उठता है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट वीज़ा सबसे ज़्यादा अप्लाई किए जा रहे हैं, चाहे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। तो ये आपके लिए कॉन्टेक्स्ट है कि इंडिया में जो जॉब मार्केट है वो कहीं ना कहीं श्रिंक हो रहा है, इस कारण लोग जो है इस ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि आप ही जब जाओगे फील्ड पर तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी होगा। जॉब जनरेशन सरकार तो करती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि जब आप इस तरह से इन्वायरमेंट, यहाँ पर मैं एक केस स्टडी मुझे याद आई, जैसे इंदौर का केस जो है, इंदौर आज की डेट में जब स्वच्छता सर्वेक्षण होता है तो टॉप पर आता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी ने कुछ प्राइवेटाइजेशन करके वहाँ पर जो इंदौर नगर निगम है उसने एक नेप्रा नाम की कंपनी थी पुणे के साथ, उसके साथ टाइप किया था, और उसके बाद उन्होंने पूरे शहर का जो कचरा था उसको सेग्रीगेट करके नेप्रा को वो पैसा देते हैं हर साल 1 करोड़ रुपए, वो पूरा लैंड दिया हुआ है गवर्नमेंट ने अपना, वो उस कचरे को सेग्रीगेट करते हैं, उससे जो वेट कचरा होता है वो किसानों के लिए खाद बन जाता है। तो वहाँ पर इतना बड़ा जॉब क्रिएशन हो रहा है कि आज वहाँ पर 1000 वर्कर्स जो हैं उस जगह से जॉब क्रिएट कर पाएँ, और वो भी वजह जो है ब्यूरोक्रेसी की है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक आपको इंडिया के मुद्दे नहीं पता होंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप जब फील्ड पर जाओगे तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन वहाँ से क्रिएट होता है। तो एटलीस्ट उस कॉन्टेक्स्ट में भी कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आप जब खुद से पढ़ना चालू करोगे तो हो सकता है 3 दिन तक आप एक ही आर्टिकल पे रह जाओ। तो इसलिए आप टीचर पे रिलाय करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर मुझे आ गया अखबार पढ़ने फिर भी हम वीडियो तब भी हाँ, मतलब बेहतर है कि आप अगर किसी शिक्षक के साथ भी लें, आप शिक्षक के साथ भी पढ़ें, क्योंकि शिक्षक के पास एक अनुभव का लाभ होता है। जैसे मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने का एक सबसे बड़ा लाभ जो होता है कि वो आपको बेहतर एग्जाम्पल्स देता है किसी भी चीज़ के लिए। आप मतलब अगर मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ अगर देखी जाए तो पॉलिटी में एक बहुत कॉमन सवाल आता है राज्यपाल के आचरण पर कि भाई राज्यपाल जो है, तो अब किताबों में आप देखोगे तो आपको SR बोम्मई केस लिखा होगा। SR बोम्मई केस इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो धर्मवीरा और उस जमाने के गवर्नर्स तक लिखा होता है, या रोमेश भंडारी के आगे का नहीं लिखा होता। लेकिन मतलब अभी तो हमारे पास इतने सारे नए नए गवर्नर्स हैं, आप RN रवि का नाम भी तो लिख के आ सकते हैं। तो अब जो है आपको अगर आपत्तिजनक गवर्नर के आचरण पे बात करनी है तो आप नए उदाहरण दे के आइए। चलिए ये मतलब आप किसी भी चीज में जितना आप नया उदाहरण देंगे उतना परीक्षक को ऐसा लगेगा, एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति केवल थ्योरी जो है वो रट के नहीं आया, इसने देखा है कि आसपास क्या हो रहा है। तो अब ये सारी चीजें जो आपको धीरे धीरे समझ में आती हैं। आप जैसे बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे अभी अपनी 2 दिन पहले की क्लास में मैं एक चीज डिस्कस कर रहा था कि मैंने इनफैक्ट बच्चों को क्लास में क्वेश्चन दिया था करने के लिए कि आप इसको करके मेरे को ट्राई करके भेजना कि गठबंधन की सरकार जो होती है वो उससे कौन कौन से संवैधानिक प्रावधानों पर प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है संवैधानिक चीजों पर। तो एक जो ऑब्वियस आंसर मेरे दिमाग में आता है कि संविधान के हिसाब से मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार जो है वो प्रधानमंत्री का है कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, कौन व्यक्ति मंत्री नहीं बनेगा, किसको क्या विभाग मिलेगा, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, इसमें और कोई दखल नहीं दे सकता। लेकिन गठबंधन की सरकार में यह अधिकार प्रधानमंत्री का नहीं रह जाता, वो पार्टियों को कोटा दे देता है कि भाई तेलुगु देशम पार्टी से ये मंत्री बनेगा। अब तेलुगु देशम पार्टी से मंत्री कौन बनेगा ये चंद्रबाबू नायडू साहब तय करेंगे। तो ये क्या हो गया, आपके संविधान के प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें परिवर्तन हो गया। तो गठबंधन जो होता है, तो अगर इस तरह का सवाल आता है कि गठबंधन की राजनीति और संविधान, ये संविधान में क्या क्या प्रभाव डालती है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। और ये तभी होगा जब आप किसी शिक्षक की क्लास कर रहे हो, क्योंकि अखबार में ये नहीं छपता, ये शिक्षक का एनालिसिस होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए जरूरी है, मतलब अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको कोई टीचर पसंद है, उसमें बैंडविड्थ की भी वो है कि आपके जिसके साथ आपकी बैंडविड्थ मिल रही है, ट्यूनिंग मिल रही है, जिसका पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप किसी ऐसे शिक्षक के साथ जुड़ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है।
वो क्लास आप कंटिन्यू करें, क्योंकि उससे आपको लाभ मिलेगा, डेफिनेटली उससे आपको फायदा होगा। और अगर ये अखबार तो डेली चलते ही रहता है, लेकिन सवाल है कि ये जब रिवीजन करने की बारी आती है, उतने सारे अखबार को तो एक साथ रिवाइज नहीं किया जा सकता, ना ही सारे वीडियोस देखे जाते हैं, तो फिर रिवीजन के लिए क्या करना चाहिए? सर रिवीजन के लिए नोट्स बनाना होगा बनाना स्टूडेंट को। चाहिए। अगर मतलब ये वैसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें आप घर में बैठे हैं और न्यूज़ देख रहे हैं। ये जो है आप एज अ स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए डेटा ज़रूरी है, आपके लिए कौन से पेपर से ये न्यूज़ है वो भी ज़रूरी है। तो जैसा सर ने भी ये सजेशन सर भी सेशन में देते हैं, मैं भी देता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाइए और इसको डिवीजन करके बनाइए कि आप उसमें, जैसे ये न्यूज़ है एनवायरनमेंट की, तो इसमें एनवायरनमेंट की हेडिंग डालिए, साइंस टेक की है तो साइंस टेक की डालिए, पॉलिटी की है तो पॉलिटी की डालिए, डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो इस तरीके से आपके पास बहुत ही सिंपल हो जाएगा। न्यूज़पेपर तो कॉम्प्लेक्स है कि एक न्यूज़पेपर में हमारे चारों जीएस पेपर हैं कि कहीं सोसाइटी से भी क्वेश्चन है, कहीं सोशल जस्टिस से भी क्वेश्चन है, कहीं पर हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से भी हो। बट आपकी कॉपी में जब मिलेगा और आपने उसको जब समझा होगा तो आपको बहुत कम समय लगेगा उसको रिवाइज करने में भी। और वो कॉपी कई बार आपके लिए जब प्रेजेंट, जैसे 3 महीने पहले कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे कनाडा से कोई इंसिडेंट चल रहा था, उसको आपने कॉपी में लिखा हुआ है कि हमारे रिलेशंस ये थे, और अभी जब आया तो वो आपको कॉपी ही हेल्प करेगी। तो आप नोट्स जरूर क्रिएट करें। नोट्स बनाने पर आप बिल्कुल 100% नोट्स बनाने ही नोट्स पड़ेंगे। बनाए कैसे फिर? नोट्स बनाने के लिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका होता है, वो एक नोटबुक आती है जिसके 4-5 पार्ट्स होते हैं, जिसके बीच में कलर्ड कागज लगा होता है, वो 4-5 पार्ट्स होते हैं। बेस्ट तरीका है वो नोटबुक खरीद लीजिए। नोट्स बनाते समय कुछ अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, वो अनुशासन बहुत जरूरी है। नोट्स में निबंध ना लिखें, ठीक है। मतलब नोट्स जो है, किसी भी न्यूज का नोट्स जो है, एक तो बुलेट पॉइंट्स में बनाना है। दूसरा, जैसे आप आमतौर पे ऐसे उसका बंटवारा कर सकते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, ये समाचार किस तरह का है कि नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज, विज्ञान की न्यूज, और एक हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इस तरह की न्यूज। क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह जो है आमतौर पे आता नहीं, और वो उसमें केवल फैक्चुअल होता है, तो उसको आप एंड में कहीं पर भी आपको मिल जाएगा एक साथ लिखा हुआ कि किसने क्या क्या जीता, उसको आप याद भी कर सकते हैं, तो उसको बनाने की जरूरत होती नहीं है। आपको कोई भी न्यूज हुई तो आपको वहां पर केवल बुलेट पॉइंट्स में बनाना है। और मैं फिर से वही बोल रहा हूं, मैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे अपने नोट्स भेजते हैं मेरे को, सब में प्रॉब्लम ये होती है कि जो टीचर के मुंह से निकला वो हर शब्द वो लिख देते हैं। तो आपको उसको बुलेट पॉइंट्स में ही बनाना है, केवल 3-4 एकदम आधी लाइन के बुलेट कोई पॉइंट्स। एक एग्जांपल अगर किसी न्यूज से आप दे पाए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ने कुछ, मैं अमाउंट भूल गया, 1,87,000 करोड़ था, मैं अमाउंट गलत हो सकता है, हाँ। इतने का डिविडेंड दिया सरकार को। अब जैसे मान लीजिए ये न्यूज है, तो आपको इसमें क्या लिखना है कि रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने केंद्र सरकार को अमाउंट, आप अभी के लिए एक्स मान लीजिए, एक्स रुपए डिविडेंड दिया। अब आपका पहला पॉइंट इसमें होगा कि आरबीआई के लाभ का हिस्सा, ये आरबीआई के लाभ का हिस्सा होता है। आरबीआई के लाभ के नीचे एरो लगाइए। आरबीआई को लाभ कहां से मिलता है? आरबीआई निवेश से लाभ। आरबीआई सोने में निवेश करता है, दूसरे देशों की मुद्राओं में निवेश करता है, बहुत सारे एसेट्स खरीदता है, जिससे इन चीजों से आरबीआई को लाभ मिलता है। अब आपको बताना है कि इसको लेकर 2000, आज से कुछ वर्ष पहले एक डिस्प्यूट हुआ था। डिस्प्यूट के कारण जो उर्जित पटेल साहब जब गवर्नर थे, तो उर्जित पटेल के समय में इस ट्रांसफर को, इस स्थानांतरण को लेकर विवाद, विमल जालान समिति, बस आपको इतना लिखना है क्योंकि आपको पढ़ा चुका है कोई कि विमल जालान समिति बनी थी। विमल जालान समिति ने कहा था कि सरकार का पक्ष सही है, आरबीआई पूरी तरह से रिवाइज करते समय ये पूरा एक सीक्वेंस आपके दिमाग में आप ये लिखिए, बस डैश, इतना सा आप मेरा पॉइंट सुनिए। विमल जालान समिति, फिर नीचे उसमें आप एरो लगा के लिखिए सरकार को पूरा स्थानांतरण अनिवार्य। बस अब आप जब अब मान लीजिए 3 महीने बाद भी आप इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको क्या दिखा? अब जो मैंने लिखा केवल वही बोल के सुना रहा हूं आपको। आरबीआई ने सरकार को x रुपए स्थानांतरित किए। आरबीआई का लाभ, निवेश, सोने में निवेश, दूसरी मुद्राओं में निवेश, एसेट्स। आपको समझ में आ गया कहां से लाभ आया? अगला बिंदु, उर्जित पटेल के गवर्नरशिप में विवाद। अगला बिंदु, विमल जालान समिति, ये सरकार को स्थानांतरण अनिवार्य। सारा रिवाइज हो गया, पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया। बस ये पर्पस है और आपको इतना ही लिखना है। वहीं बच्चे क्या करते हैं, पूरा 1 पेज भर के इस पे लिखते हैं। अब प्रॉब्लम 1 पेज भर के लिखने में है नहीं, प्रॉब्लम यह है कि उसका कोई काम नहीं है। आप उसे रिवाइज, फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि आपने तो पूरी किताब लिख दी। सही बात है। तो आप उसको, जो हम सभी लक्ष्मीकांत पहली बार पढ़ते हुए गलती करते हैं ना, कि हर लाइन अंडरलाइन कर लेते हैं। कोई भी किताब पढ़ते समय गलती करते तो लक्ष्मीकांत जब पहली बार पढ़ते हैं तो यही गलती होती है कि हर लाइन अंडरलाइंड है। तो अगर हर लाइन अंडरलाइंड है तो फिर तो अंडरलाइन करने का मतलब ही नहीं रह गया। वही बात है। तो एकदम बिल्कुल बेसिक आपको बुलेट पॉइंट्स में बनाना है, और कुछ नया हुआ तो आप उसी में ऐड करते जाइए, उसी में आप थोड़ा साइड में स्पेस छोड़िए, उसी में ऐड करते जाइए। और एक सिंपल सा इसमें टिप और होता है, अगर आप आज के अखबार के नोट्स बना रहे हैं
तो आज के अखबार के नोट्स बनाने के पहले 2 मिनट बस कल के नोट्स एक बार पढ़ लीजिए। तो इससे इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा आपको कि आपको वो हमेशा याद रहेंगे। एक तो बस आप आज के नोट्स के पहले कल के देख लीजिए, और फिर 15 दिन में एक बार आप जो है आधा घंटा 1 घंटे का काम है, जो भी आपने नोट्स बनाया है उनको आप बस पढ़ लीजिए। बस इतना अगर आप करते रहेंगे, आपके टेस्ट में स्कोर सुधर जाएंगे। आप करंट अफेयर्स का किसी भी कोचिंग का टेस्ट दे लीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप केवल इतना करना शुरू कर दें। बस इतना करना है। तो आज ये बातचीत इतनी फ्रूटफुल रही, इस बातचीत में आपको समझ में आया कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हैं और उस दिन आपको अफसोस होता है कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ के आना चाहिए था या अगले साल पढ़ कर आएंगे, तो इस गलती को, इस तरह के अवसाद में जाने से बढ़िया है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने के तरीकों पर ध्यान दीजिए। 2 टीचर्स हैं हमारे साथ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। 7 बजे सुबह इंडियन एक्सप्रेस मनीष सर लेकर आते हैं, 9 बजे सुबह अतुल सर द हिंदू पढ़ाते हैं। आप इन वीडियोस के ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और जिस तरह से शॉर्ट नोट्स की बात की गई कि नोट्स कैसे बनाएं, कैसे इस्तेमाल करें न्यूज़पेपर पढ़ने का, इन सब चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़िए। तो आज इस चर्चा में इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया, इसका फ़ायदा उठाइए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।